Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of February 2022. तो 23 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और बात वही है कि अभी तो 1000 लाइक्स हुए ही नहीं आज तक, तो आज फिर से हम टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स का ही कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसे ही आप वीडियो देखें तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, 1 पर्सन 1 लाइक, है ना, तो हमें भी अच्छा लगे। और जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है या नहीं तैयार हो पाया है फॉर दिस ईयर, दे कैन ज्वाइन आवर करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी एम्पल ऑफ टाइम है, आप पूरे वीडियोस देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, द एब्सेंटी वोटर रिफर्स टू अ वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू अ पोलिंग स्टेशन। ठीक है ना, तो एब्सेंटी वोटर इनमें से क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड हैं, अगर आई होप आप लोग करने की कोशिश करेंगे। सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आजकल हम लोग ले रहे हैं, तो आई होप आप लोग करिए। पहला है, एब्सेंटी वोटर रिफर्स टू अ वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू अ पोलिंग स्टेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, द पावर टू इंक्लूड एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन लाइक डिसेबल्ड एंड पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज इन द एब्सेंटी वोटर लिस्ट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उनमें क्या कौन कौन होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन होते हैं। 1 and 3, 1 only, 1 and 2 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इनमें से कौन से केसेस में डिक्लेयर होती है, आपको बताना है। पहला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन हैज बीन डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर, या एनी ऑफ द अबव अकर्स। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन, बट चूंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और मुझे बताइएगा कि कितने आपने सही किए। तो पहला सवाल जो था वो एब्सेंटी वोटर्स के रिगार्डिंग था। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है कि एब्सेंटी वोटर बेसिकली वो वोटर होता है, रिफर्स टू अ वोटर टू अ वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू अ पोलिंग स्टेशन। अगर वो वहाँ नहीं जा पाता लेकिन वो वोट कास्ट कर रहा है तो एब्सेंटी वोटर कहलाता है। लेकिन अब ये करता कौन है, लिखा है कि पावर टू इंक्लूड एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन डिसेबल्ड एंड ऑल लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कैन अमेंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। एक्चुअली ये केवल इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इट कैन अमेंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। याद रखिएगा कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 नाम की चीज है जिसको अमेंड किया जाता है। दैट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बट इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आज स्टेटमेंट 1 बस सही रहेगा, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है जो अपना वो है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हमने दिया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें पहले और दूसरे देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो रहते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स नहीं रहते। अगर आपको याद हो तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है। एंड उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होता है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखेगा, केवल वाइस प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट के केस में दूसरा हो जाएगा। प्रेसिडेंट के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। याद रखिएगा, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का अगर वही केस होता तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी इंक्लूड होते हैं ना। तो याद है ना कि प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी इंक्लूड होते हैं, और प्रेसिडेंट तो केवल इलेक्टेड मेंबर्स होता है। और आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो केवल पार्लियामेंट के इलेक्टेड, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, 1 and 2 विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इनमें से कौन से केस में होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी केवल
केवल और केवल ए वाले ऑप्शन, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो, याद रखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो तब केवल हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। अब अगर अगर मान लो सपोज करो सेकंड वाला जो केस लिखा है एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवेलियन, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, नेशनल इमरजेंसी लगता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो प्रेसिडेंट रूल जो हम लगाते हैं ना, द प्रेसिडेंट रूल इज एक्चुअली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिल रही होंगी, आई होप। बाकी जो दूसरा वाला है वो तो नेशनल इमरजेंसी हो गया, और तीसरे वाले केस में तो आपको कुछ ऐसा लगाना नहीं है, एक और इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, बट दैट इज अ डिफरेंट केस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इन 3 क्वेश्चंस में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आई होप। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आज का वो है व्हाट शुड इंडिया डू इन द रशिया यूक्रेन एंगल डिप्लोमेटिकली। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जो आपका ये रशिया और यूक्रेन वाला एंगल है उस एंगल में इंडिया को क्या करना चाहिए डिप्लोमेटिकली, एंड व्हाट कैन बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडियाज एक्शंस। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको दोनों एंगल लिखने हैं, मतलब कि या तो इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, है ना, उसके क्या रिपरकशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर इंडिया अगर रशिया को सपोर्ट करता है तो उसके क्या रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर इंडिया दोनों में न्यूट्रल रहता है उसमें क्या। देखो बहुत ही थिन लाइन होती है कि क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आता है। यूपीएससी और क्वेश्चंस में आपको इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे आज का क्वेश्चन है व्हाट शुड इंडिया डू इन द रशिया यूक्रेन एंगल डिप्लोमेटिकली, व्हाट कैन बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडियाज एक्शंस। अब चुपचाप जब क्वेश्चन में पूछ लिया है कि इंडिया के एक्शंस का कंसिक्वेंस क्या होगा, तो एक्शन तो अब 3 तरीके से हो सकते हैं ना, 3 पॉसिबिलिटीज है ना, कि इफ इंडिया सपोर्ट्स यूक्रेन then what can be the consequences, if India supports Russia then what can be the consequences, and if India is neutral and not supporting anyone then what can be the consequences। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है बेसिकली इनको आपको डील करना पड़ेगा आंसर राइटिंग में। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपने लिख लिया तो समझ लीजिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। तो इसको जरूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। मैं हर क्वेश्चन को तो नहीं बोलता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने बनाया है, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो मूव करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस में। सबसे पहली न्यूज जो फ्रंट पेज की आपको दिख रही होगी, डीस्केलेक्शन ऑफ रशिया यूक्रेन टेंशंस टॉप प्रायोरिटी सेज इंडिया। अब आप सबको पता होगा कि कल हुआ क्या एक्चुअली में। कल देखो हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि यूक्रेन के अंतर्गत 2 रीजन आते थे, जिनको एक लुहांस्क रीजन है और दोनेत्स्क रीजन है, जो मैंने दोनों आपको बताए हैं। लेट मी शो यू अ न्यूज आर्टिकल फ्रॉम अल जजीरा। तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द बेसिकली योर अल जजीरा स्क्रीनशॉट ओनली जो मैंने लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि रशिया ने सबसे पहले कल क्या किया, व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, इट हैज ऑर्डर्ड द रशियन ट्रूप्स टू मेंटेन पीस इन द 2 ब्रेकअवे रीजन्स इन द ईस्टर्न यूक्रेन। तो ईस्टर्न यूक्रेन में 2 रीजन्स है जिनको ब्रेकअवे रीजन्स बोला है। व्लादिमीर पुतिन ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स और इंडिपेंडेंट एंटिटीज। इनको इंडिपेंडेंट एंटिटीज ग्रुप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। किसको किसको, दोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन है। दीज आर द दोनेत्स्क एंड द लुहांस्क रीजन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इनको रिकॉग्नाइज कर लिया है एज द ब्रेकअवे रीजंस, एज द इंडिपेंडेंट एंटिटीज। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूँ, एक बार क्लियर कट मैप में दिखा देता हूँ। देखो तो यहाँ पे आपको ये रशिया वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द रशियन पोर्शन, एंड रशिया के साथ यहाँ पे यूक्रेन ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। यूक्रेन का ये ईस्टर्न साइड है, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, है ना, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है। और यहाँ पे आपको देखो 2 रीजन दिख रहे होंगे, ये आपका लुहांस्क रीजन है, दिस इज द लुहांस्क रीजन, एंड दिस इज द दोनेत्स्क रीजन, ठीक है ना। दिस इज द लुहांस्क रीजन एंड दिस इज द दोनेत्स्क रीजन। और इनका जो ये वाले रीजन अगर आप देखो तो सेपरेटिस्ट हेल्ड द एरियाज ऑफ दोनेत्स्क। तो यहाँ पे जो डार्क ब्राउन वाला कलर है ना, यहाँ पे बेसिकली आपका जो सेपरेटिस्ट है, यानी कि जो लोग अलग होना चाहते हैं फ्रॉम द यूक्रेन वाला पार्ट। एक्चुअली में इसकी बहुत पुरानी कहानी है, आज एक आर्टिकल में आई भी है, मैं आपको बता भी दूंगा उस कहानी को क्या क्या कैसे हुआ एक्चुअली। तो ये बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पे रशियन मेजॉरिटी थी, जो रशिया को बैक करते थे ऐसे लोग। तो लुहांस्क और दोनेत्स्क रीजन में ऑलरेडी अनस्टेबल रीजन था। 2014 में भी 2014 में एक्चुअली इनका सब कुछ शुरू हुआ, जब क्रीमिया पे अटैक किया ना रशिया ने, उसके बाद से इनका सब कुछ शुरू हुआ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। और यहाँ पे मरिनका नाम की जगह भी, यहाँ मरिनका भी आपको दिख रहा होगा, मरिनका, तो वो भी आप याद रखेगा, मरिनका इज ऑल्सो लोकेटेड देयर ओनली, क्योंकि कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है आपसे इन प्लेसेस से रिलेटेड, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
तो ये इंपॉर्टेंट इशू था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पर देखो आगे है पैनल ऑन अफस्पा रिमूवल मिसेस 45 डे डेडलाइन। अब हुआ क्या है, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा टू स्टडी द विड्रॉल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और अफस्पा फ्रॉम नागालैंड। ठीक है ना, याद रखिएगा कि एक कमेटी बनाई गई थी बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री टू स्टडी द रिमूवल ऑफ द अफस्पा और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट फ्रॉम नागालैंड। अब ये अपनी डेडलाइन 45 डेज से मिस कर चुका है। ठीक है ना, इट वाज मतलब 45 डेज एज क्लेम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर नीफू रियो, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के। उन्होंने कहा कि भैया जो कमेटी बनाई गई थी वो तो अपनी डेडलाइन ही मिस कर रही है 45 डेज से। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। सबसे पहले हम इस न्यूज़ आर्टिकल में जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि अफस्पा एक्ट के बारे में। तो अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, याद रखेगा ये पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया था और अप्रूव किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा 1958 में। इट वॉज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इन 1958 एंड इट कन्फर्स स्पेशल पावर्स ऑन द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को स्पेशल पावर दे देता है ये, जैसे मिलिट्री फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस हैं, जो या फिर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं। ठीक है ना, फॉर कैरिंग आउट प्रोएक्टिव ऑपरेशंस अगेंस्ट इंसर्जेंट्स इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स। ठीक है ना, तो जो हॉस्टाइल एरियाज हैं, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, अगर आप देखेंगे इस एक्ट को ध्यान से तो इसमें जो एरिया डिक्लेयर हो जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया, उस एरिया में स्पेशल पावर्स मिल जाती है आर्म्ड फोर्सेस को और पैरामिलिट्री जो भी जिसको भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, एंड दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सनस इन दैट एरिया। तो ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस वाले अगर चाहें तो 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग को रोक सकते हैं। ठीक है ना, DAFSPA is also in force in the entire Nagaland, each district of Arunachal Pradesh and most part of Manipur, barring the Imphal municipal area। तो अफस्पा अगर देखो कहाँ कहाँ लागू है अभी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, तो नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मणिपुर बारिंग द इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया। तो इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया को छोड़ दो तो मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में और आपका नागालैंड वाले रीजन में यहाँ पर है। अब इसका सेक्शन 3 जो है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ अफस्पा एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको। सेक्शन 3 जो है वो कहता है कि सेक्शन 3 से सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज डिस्टर्ब्ड एरिया। तो कल को यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने की पावर किसके पास है, तो ये पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूटी के पास है। ठीक है ना, एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिफरेंसेज और डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेजेस और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। अगर किसी एरिया को आपको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना है तो आप किसी भी कारणों से कर सकते हैं कि वहां पे अगर डिस्प्यूट चल रहा है, रिलीजियस डिस्प्यूट चल रहा है या रेशियल डिस्प्यूट या लैंग्वेज बेसिस पे, लिंग्विस्टिक या रीजनल बेसिस पे या कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे, तो आप किसी भी फैक्टर का वो लेकर के इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, सेक्शन 4 गिव्स द पावर टू आर्मी टू सर्च द प्रीमाइसेस एंड मेक अरेस्ट विदाउट वारंट्स, टू यूज फोर्स इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ, डिस्ट्रॉय आर्म्स, एम्यूनिशन डंप्स, fortification shelter hideouts and to stops and a search and seizure of any vehicle। ये सारी पावर्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 6 stipulates that arrested persons and the seized property are to be made over to the police with the least possible delay। तो सेक्शन 6 कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है और जो सीज्ड प्रॉपर्टी है वो पुलिस को देना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा बिना किसी डिले के। सेक्शन 7 ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स who are acting in good faith and in their official capacity। अगर आप गुड फेथ में और ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हो तो सेक्शन 7 आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एंड द प्रोसिक्यूशन इज परमिटेड ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के बाद ही प्रोसिक्यूशन हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, स्पेशल पावर्स जो मिलती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आगे से तो नहीं, थोड़ा हम लास्ट से न्यूज़ आइटम्स देखना शुरू करते हैं ना, जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज हैं वहाँ से। तो यहाँ पे मेटाज एआई सुपर कंप्यूटर, अब ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेटा जो आपकी फेसबुक की पेरेंट कंपनी, याद रखिएगा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, और दैट इज बिल्डिंग एन एआई सुपर कंप्यूटर। ये एआई आर एस सी ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर नाम का सुपर कंप्यूटर जो बना रहे हैं, एंड इट विल परफॉर्म टास्क लाइक ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट ऑन मेटास प्लेटफॉर्म। तो ये आरएससी जो है, एआई आरएससी जो है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर, रिसर्च सुपर क्लस्टर, रिसर्च सुपर क्लस्टर। और ये मेटा एक पेरेंट कंपनी किसकी, आपकी फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, और वो इस सुपर कंप्यूटर को बना रही है ताकि जो ये क्या क्या काम करेगा, इट कैन ट्रांसलेट द टेक्स्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कैन हेल्प आइडेंटिफाई द पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट ऑन मेटास प्लेटफॉर्म। तो मेटा के प्लेटफॉर्म में जो भी पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट रहेगा उसको ये एनालाइज कर लेगा, पता कर लेगा। इट कैन रन कंप्यूटर विजन वर्क फ्लोज अप टू 20 टाइम्स फास्टर एंड ट्रेन लार्ज स्केल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स 3 टाइम फास्टर। तो बहुत सारे जो कंप्यूटर विजन वर्क फ्लोज हैं ये 20 गुना ज़्यादा तेजी से कर सकता है और ट्रेन कर सकता है लार्ज स्केल नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग को 3 टाइम्स फास्टर कर सकता है, ठीक है ना। और एआई सुपर कंप्यूटर बनता कैसे है, तो एआई सुपर कंप्यूटर आर बिल्ट बाय कंबाइनिंग मल्टीपल ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो अलग अलग ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स को जोड़ करके जब अपन कंप्यूटर नोड्स में उनको जोड़ देते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क फैब्रिक, दे आर कनेक्टेड बाय हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क फैब्रिक टू अलाउ फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दो जीपीयूज। यानी कि जो ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स को कंप्यूटर नोड्स के थ्रू ऐड किया एंड इसको फिर हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क फैब्रिक में जोड़ा, ताकि जो जीपीयूज हैं यानी कि जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन फास्टर हो सके, तो जाकर के आपका ये सुपर कंप्यूटर बनता है, यही सुपर कंप्यूटर बनता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली वही है कि अब जो इस समय मेटा का काम है, आप लोगों को पता होगा कि मेटा में फेसबुक ने भी कभी अनाउंस किया था कि मेटा के थ्रू जो वर्चुअल रियलिटी है और जो आपका अल्टरनेट रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, इन सारे कंसेप्ट को दोबारा से अब वो किया जा रहा है ना। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग एंड अब देखते हैं कितना आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जाता है, बट थोड़ा बहुत जो आपको बता सकता था मैं वो मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एग्जामाइनिंग द रशिया चाइना एक्सेस। अब यहाँ पर एक जो नया एंगल बनता जा रहा है वो है रशिया और चाइना का। देखो 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 कितने प्यार से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, इतने प्यार से मतलब कि कभी हमारे मोदी जी को नहीं देखा होगा इन्होंने, पुतिन ने, या फिर देखा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये बहुत प्यार से देख रहा है, कुछ ज़्यादा ही प्यार से देख रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारा भैया ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है, और यही हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, ये इसका भी दुश्मन ये बन जाए, है ना। तो बेसिकली मैं तो यही चाहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्या चाहते होंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोग चाहते हो कि कोई किसी का दुश्मन ना हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ भाई, है ना। मैं तो इंडिया को मतलब कभी मैं अगर सोता भी रहूँगा या आंखें बंद भी रहेंगी तो मैं तो अंधा इंडिया को ही सपोर्ट करूँगा, चाहे कुछ भी करते रहे हम लोग, है ना। तो चाइना बेसिकली 2014 में बना फर्स्ट बायर ऑफ द रशियाज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, है ना। तो चाइना याद रखेगा 2014 में पहला बायर बना, फॉरेन बायर बना रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम का। तो कुल मिलाकर के चाइना 7-8 साल पहले से ही लग गया था रशिया को वू करने में और रशिया को अपने फेवर में करने में, है ना। इसके अलावा जो दोनों का जॉइंट कमर्शियल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, यानी कि $147 बिलियन तक लगभग बढ़ चुका है। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ देयर बायलैटरल रिलेशन एज वेल, एंड चाइना हैज़ बीन रशियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 12 consecutive years and accounts for close to 20% of Russia's total foreign trade। तो रशिया के टोटल फॉरेन ट्रेड का 20% केवल चाइना अकाउंट करता है, ठीक है ना। याद रखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स, द वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना कितना ज़्यादा, रशिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, आप देख सकते हैं, है ना। ऑन यूक्रेन चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई का ये कहना है, दोनों चीज़ें उन्होंने, अब देखो उन्होंने क्या किया, बहुत टाइट रोप में चल रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज शुड बी रिस्पेक्टेड एंड सेफ गार्डेड। यूक्रेन का नाम नहीं लिया, ये कहा कि द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड बी रिस्पेक्टेड एंड सेफ गार्डेड। इसके बाद इन्होंने कहा है कि चूंकि चाइना इज कंसिस्टेंट ऑन दिस प्रिंसिपल
देयरफॉर इट अप्लाइज इक्वली टू यूक्रेन एज वेल, ये भी उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जो 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 फियर है रशिया का ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड ऑफ द बॉर्डर इश्यूज, वो भी जायज़ है। तो उन्होंने दोनों को ही बात की, इन वेरी टाइट इश्यूज उन्होंने दोनों को ही यही बोला। एक तो उन्होंने कहा कि सॉवरेंटी इंटीग्रिटी हर कंट्री की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरा फिर उसने ये कहा कि जो रशिया के इश्यूज हैं, रशिया को जो बॉर्डर में डिस्प्यूट्स लग रहा था और रशिया को जो थ्रेट हो रहा था फ्रॉम द नेटो एंड ऑल, वो बिल्कुल सही है और उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोनों वाली बात ही कर दी उन्होंने। अब आपको पता होना चाहिए कि चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, और सबसे बिगेस्ट फैक्टर क्या है इनके क्लोज आने का? बिगेस्ट फैक्टर कि भैया ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त है ना। दुश्मन का दुश्मन, यहाँ पे दुश्मन का दुश्मन कौन है? यूएसए, मेन यूएसए दुश्मन दोनों का। अब चाइना का भी दुश्मन है ये और रशिया का भी दुश्मन है, तो जब दोनों के ही दुश्मन कॉमन है तो दोनों एक हो गए, दोस्त बन गए। इसके अलावा नेटो से ऑलरेडी चाइना को प्रॉब्लम थी, और नेटो से ही प्रॉब्लम किसको हो गई? रशिया को प्रॉब्लम हो गई। नेटो की प्रॉब्लम जो है तो रशिया नेटो को कर रहा था, और यहाँ पे चाइना जो है वो आपको याद होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में बोल रहे कि ये जो क्वाड ग्रुप है ये आपका एशियन नेटो है ना, इसको एशियन नेटो कहा गया। तो चाइना भी कहना चाहिए कि एक तरीके से नेटो के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है नहीं और उसको निगेटिव एस्पेक्ट में देखता है, और यही रीज़न है कि रशिया क्यों इतना ज़्यादा क्लोज चाइना के जा रहा है ना। तो ये दिस कैन बी वन अनदर रीजन है ना। एंड इन व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ पे बेसिकली वही इम्प्लीकेशन है कि चाइना और रशिया की क्लोजनेस जो है वो इंडिया के लिए बहुत सही है नहीं, तो हमको भी कुछ डिप्लोमेटिकली समझना चाहिए ये कैसे, जैसे चाइना मूव करता है हमको भी कुछ उसी तरीके से मूव करना चाहिए। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब ये इस बच्चे को जानते हो कि नहीं जानते आप लोग? आर प्रागनंदा, इसने अभी मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन रैंक 1 है वर्ल्ड का, और ये इंडिया के आर प्रागनंदा है जिसने कि आफ्टर बीटिंग मैग्नस कार्लसन को उसने हराया। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है विश्वनाथन आनंद को भी मैग्नस कार्लसन ने हराया था। आई सॉ दैट मैच, विश्वनाथन आनंद को भी मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया था। तो मतलब अब समझ लो ऐसे व्यक्ति को आज 16 साल के बच्चे ने यहाँ पे आर प्रागनंदा ने हराया। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी गुड थिंग है ना। आगे देखते हैं, इन्फ्लेशन एट रिकॉर्ड हाई इन कैश स्ट्रैप्ड श्रीलंका। श्रीलंका में आप सबको पता होना चाहिए कि जो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आ गई है, ये भी चाइना की ही देन है। मैं आपको बता दूं ये भी चाइना की ही देन है। क्या हुआ, शुरू में बड़ा मज़ा आ रहा था, इनको पैसा लेने में खूब मज़ा आ रहा था। चाइना वाले ब्लैंक चेक फेंकते थे, इनको लगता था यार ब्लैंक चेक दे रहा है, ये तो मेरा सच्चा दोस्त है, इससे अच्छा तो कोई आदमी। भाई देखो, आपको कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये दे देगा, अच्छा रखो यार, अरे रखो यार, आपको बोलेगी अरे रखो 500 रुपये रखो, आपको लगेगा इट्स अ वेरी गुड पर्सन, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, मुझे 500 रुपये दे रहा है। फिर अगले दिन बोलता है अरे यार रखो। अब आपके पास आपकी हैसियत नहीं है, या आपके पास सपोज करो कि वो नहीं है कि आप उसको लौटा पाओ। कोई भी व्यक्ति है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि किसी आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई भी XYZ, सपोज करो मैं ही हूँ, मेरे को किसी ने 1000 रुपये दे दिया, बोला कि रखो यार, अब मेरी हैसियत नहीं है उसको लौटाने की। अगले दिन बोला अरे रखो यार 1000 और रखो। अब मान लो मेरी हैसियत अभी भी नहीं है, मेरे तो 1000 रुपये की नहीं थी लौटाने की, अब उसने मुझे 2000 दे दिया। अब सपोज करो तीसरे दिन फिर उसने दिया, अरे रखो यार, तुम करो यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, तुम ये सब बोल रहा है। अब मैं रखता जा रहा हूँ। अब 5वें दिन बोला कि अब मेरे एक काम करो, पैसे लौटाओ। तो अब मैं क्या करूँगा, पैसे थोड़ी लौटा पाऊंगा, तो मैं बोलूँगा यार पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो बोलेगा अच्छा एक काम करो, अपना ये दे दो, अपना वो दे दो, अपना ये दे दो, ये सारी चीज़ें दे दो, और एक महीने तक मेरे घर में यहाँ सफाई भी कर दो। तो अब खुला करके मेरे को वो चीज़ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब मैं तो ऑब्लिगेशन में आ गया हूँ ना भाई, पैसे तो मैंने लिए हैं उससे, ले तो लिए मैंने, है ना। भले उसने ही कहा कि अरे रखो, लेकिन पैसे तो मैंने ले लिए, है ना। तो ये चीज़ होती है, ऑब्लिगेशन आता है। तो वही चीज़ चाइना ने किया, इनको चेकबुक डिप्लोमेसी जो उसकी होती है, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी जो होती है, उसका उसने फ़ायदा उठाया, खूब पैसा दिया, और अब देखो लीज़ पे ले लिया 100 सालों के लिए, है ना, लीज़ पे लिया हम्बनटोटा पोर्ट को, और ऐसे ही इस तरीके से अब ये परेशान हो रहे हैं। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको इकोनॉमिक का कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया वैसे फिर बता देता हूँ। जो भी चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब सपोज करो आपकी जो लोकल करेंसी, अगर आपकी लोकल करेंसी आपके मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी और डॉलर कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई है। और अगर आपके करेंसी की वैल्यू, अगर आपकी करेंसी कम हो जाए आपके लोकल मार्केट में और डॉलर ज़्यादा हो जाए, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, ये कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट है, इसी के बेसिस पे
पे आरबीआई जो है वो डॉलर और लोकल करेंसी का जो मतलब क्या ना बैलेंस उसको बना करके चलता है। और ये आपको याद रखना कि मार्केट में आपके जो भी ज़्यादा रहेगा उसकी वैल्यू कम रहेगी। अगर आप क्या, जैसे यहाँ पे श्रीलंकन इकोनॉमी में श्रीलंका की जो करेंसी है वो ज़्यादा है और डॉलर कम है, तो लिखा भी है ये चीज़, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे लिखा था, मैंने पढ़ा था। देखो, साउथ एशियन आइलैंड्स स्ट्रगल्स टू फाइंड डॉलर्स टू फाइनेंस एसेंशियल इंपोर्ट्स, है ना, डॉलर ही नहीं है उनके पास। तो मैंने बताया ना कि जो चीज़ कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, जो चीज़ ज़्यादा रहेगी उसकी वैल्यू कम रहेगी, है ना। तो व्हाट डज द रिकॉग्निशन मीन फॉर यूक्रेनियन क्राइसिस, तो यहाँ यूक्रेन के जो रीजन है ना, दोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन, ये थोड़ा मैं आपको बता दूँ, और डॉनबास रीजन, मेन तो डॉनबास रीजन है। तो ये आपको देखो, डॉनबास इज नो स्ट्रेंजर टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। जब रशियन एम्पायर का फॉल हुआ था ना, द रीजन वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली क्रिएटेड यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक इन 1918। जब 1918 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जार और ये रशियन एम्पायर जब टूटा, तो उसके बाद ये यूक्रेन के हाथ में आया, ठीक है ना, यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक के हाथ में आया। एंड देन केम द बोल्शेविक्स, फिर इसके बाद बोल्शेविक्स के यहाँ पे आए, है ना। दे वर फाइटिंग अ सिविल वॉर अगेंस्ट द रिमेनेंट ऑफ द ओल्ड रिजीम, है ना, तो दे वर फाइटिंग ये डॉनबास बिकेम द पार्ट ऑफ यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक विच वॉज क्रिएटेड अंडर लेनिन। याद रखेगा, डॉनबास बिकेम द पार्ट ऑफ यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक दैट वॉज क्रिएटेड अंडर द लेनिन, ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नाजीज टुक द रीजन, इस रीजन पे नाजीज आ गए। लगभग 3 लाख सिविलियंस वर किल्ड इन डॉनबास अलोन। एंड इन द नाजी ऑक्यूपेशन 1943 आफ्टर डिफीटिंग द नाजीज इन स्टालिनग्राड, द रेड आर्मी टुक द डॉनबास बैक। फिर 1943 में जब इसको हरा दिया, नाजीज को हरा दिया, तो फिर उसके बाद फिर से रेड आर्मी ने इसको कंट्रोल कर लिया, जो रशियन आर्मी थी। फिर 1991 में इट अगेन, जब रशिया का यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो सोवियत यूनियन रीजन दैट बिकेम पार्ट ऑफ द न्यूली बॉर्न यूक्रेन नेशन। तो ये जो रीजन है डॉनबास वाला, सोवियत यूनियन का था पहले, फिर 1991 के बाद फिर से यूक्रेन का पार्ट हो गया। और जब तक जो ये यूरोमेडन प्रोटेस्ट 2014 तक, जब तक क्रीमिया वाला पार्ट नहीं हुआ था, तब तक ये आराम से यूक्रेन का पार्ट थे। लेकिन 2014 के बाद से यहाँ पे बेसिकली कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इशूज चालू हो गए हैं, और अगेंस्ट द प्रोटेस्ट एंड ऑल, जो सेपरेटिस्ट हैं वो सब एक्टिव हो गए हैं, और रशिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है। तो जो कुल मिलाकर के जो मिन्स्क अकॉर्ड है, मिन्स्क अकॉर्ड तो फॉलो नहीं हो रहा है। मिन्स्क अकॉर्ड, मिन्स्क मैंने आपको कल बताया था ना, कल 2 मिन्स्क अकॉर्ड बताए थे मैंने आपको कि 2 हुए थे। एक तो पहला तो पहले ही टूट गया था क्योंकि रशिया यूक्रेन दोनों ने किया, दूसरा अभी तक फॉलो हुआ नहीं था क्योंकि दोनों इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, है ना। लेकिन मिन्स्क टू अकॉर्ड कहता है रेबल्स वर रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स अ फुल सीज फायर इन द डॉनबास रीजन, उनको फुल सीज फायर करना था डॉनबास रीजन में। लेकिन ये चीज़ चूंकि नहीं हो रही, तो कुल मिलाकर के आप मान सकते हैं कि अब जो ये रीज़न है आपका, मतलब कि जो ये आपका मिन्स्क टू अकॉर्ड है वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो फॉलो नहीं होगा। अब रशिया में बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, तो जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो रशिया के साथ था इनका। तो जर्मनी ने सबसे पहले स्टेप लिया, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो है, जो रशिया से लेकर के कहना चाहिए आपका रशिया से पूरा जर्मनी तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ओलफ स्कॉल्स का ये कहना है यहाँ पे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो है दैट विल नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर, इसको अभी हॉल्ट कर दिया। तो जर्मनी हैज़ टेकन द स्टेप्स टू हॉल्ट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग द नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, ठीक है ना। नॉर्ड टू स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है उसके ऊपर वो कर दिया, और अब अलग अलग कंट्रीज जो है वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, है ना, सैंक्शंस लगाने की बातें की जा रही हैं रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया ने ऐसा स्टेप उठाया इंटरनेशनल पीस को वायलेट करते हुए। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, यहाँ पे तो ऐसी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है ना। हाँ, आगे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, वैसे मैंने तो पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप एक बार अपनी निगाह से देख लीजिए कि ऐसी कोई न्यूज़ हम छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना।
अगली न्यूज़ यहाँ पे आप देखिए, इंडिया सेंड्स फर्स्ट बैच ऑफ एड टू अफगानिस्तान। अब यहाँ पे एक्चुअली में जो आपका इंडिया पाकिस्तान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वहाँ से अब ये ट्रक्स भेजना शुरू कर दिया है इंडिया ने, है ना। लगभग 50 ट्रक्स जो कि 2500 टन वीट है एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान लेकर के जा रहे हैं। एक्चुअली में असिस्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि बीच में अमेरिका ने कहा था कि भैया जितनी मदद हो सके अफगानिस्तान की जाए, है ना। तो उसके तहत हम वीट उनको भेज रहे हैं अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे। अब देखो, जो इसकी ट्रेवलिंग होती थी पहले भी, ये जो इंडिया पाकिस्तान का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहाँ से होती थी, बट फिर पाकिस्तान ने जब इस तरीके से एक्टिविटीज़ करना शुरू किया और हमको रोक लगाना शुरू कर दिया, 3 साल पहले ये सारी चीज़ें बंद हो गई, है ना। तो अब हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर पा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का यूज़ करके अफगानिस्तान तक हम ट्रेवल करेंगे ट्रक्स के माध्यम से। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग और ये काफ़ी अच्छा भी है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो वी विल गो टू द एडिटोरियल ऑफ द डे। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अनटैंगलिंग द केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी। अब हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, देखो लोकायुक्त की कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डिनेंस पास किया है केरला में, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक प्रोविजन जो लोकायुक्त एक्ट था उनका, वो एक प्रोविजन उन्होंने चेंज किया है। एक्चुअली वहाँ पे लोकायुक्त एक्ट में एक पावर दी गई थी उनके पास कि लोकपाल, देखो यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड क्लेम्स दैट थ्रू द अमेंडमेंट प्रोविजन, एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, यहाँ आप लोग देखिए, एक्चुअली ये लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक्चुअली में था क्या कि वहाँ के जो एक्ट था उसमें एक पावर थी लोकपाल के पास टू गिव डायरेक्शंस टू द गवर्नर। लोकपाल के पास एक पावर थी टू गिव द डायरेक्शंस टू द गवर्नर टू रिमूव अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन। तो अगर कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर गिल्टी ऑफ करप्शन पाया जाता है तो लोकपाल सजेस्ट कर सकता है कि उसको रिमूव करने की पावर है लोकपाल के पास, और गवर्नर को वो आदेश दे सकता है कि आप उसको रिमूव करिए, है ना। तो दैट इज द थिंग, ये प्रोविजन था। अब यहाँ पर इसको रिमूव किया गया है, इस प्रोविजन को ही रिमूव किया गया है केरला में बाय यूजिंग एन अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे में लोग, अपोजिशन ये कह रहा है कि भैया लोकपाल की पावर आप लोग ले रहे हो, ये है वो है, ये सारी चीज़ें बोलिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहली बार जो ये टर्म लोकपाल ये सब यूज़ हुआ था ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की एक रिपोर्ट थी विच वाज हेडेड बाय मोरारजी देसाई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट मोरारजी देसाई जी ने हेड की थी, उसमें 1966 में आ गया था, ठीक है ना। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है आपका ये 2013 में आया, 2013 में पास हुआ इसका बिल। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट भी आपको याद होगा, उसी से रिलेटेड है नॉल, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि लोकपाल लोकायुक्त कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि बहुत ही वीक बॉडी हो। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हेड कौन करता है। इसमें अगर आप इसको हेड देखो तो या तो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे या रिटायर्ड जज करेगा, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि इसको हेड करने वाला जज है। प्लस इसमें अगर 8 मेंबर हैं लोकपाल में तो उसमें 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर्स हैं, 4 नॉन जुडिशियल, तो 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर्स हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से जुडिशरी से ओतप्रोत होने वाली बॉडी है, और जुडिशरी ऑलरेडी अपने आप में कितनी पावरफुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप जुडिस्डिक्शन देखें लोकपाल का तो इट कैन इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सबके अगेंस्ट जो करप्शन चार्जेस है उसको लोकपाल देखने की पावर रखता है, ठीक है। अब इसके बाद लोकपाल अगर करप्शन केसेस देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके बाद वो फाइल कर सकता है कोर्ट में केस, है ना। इट कैन फाइल द केस इन द कोर्ट, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे लोकपाल के पास पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को कह दे कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करते हैं। लोकपाल के पास ये पावर तो नहीं है, वो केस ही फाइल करता है ना। तो ऑथर ने यहाँ यही कहा है, सजेस्ट किया है कि ये जो एक्ट था इसमें ऑलरेडी डिस्क्रिपेंसी चल रही थी, इसलिए जो केरला ने किया कोई गलत नहीं किया है ना। क्योंकि अभी भी उनका कोई गलत नहीं करना, क्योंकि पार्लियामेंट जो लोकपाल है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो रिमूव कर दे। वो केस कर सकता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन किया, उसको ऐसा समझ में आया तो उसने केस कर दिया, ठीक है ना। तो ये उनका कहना है। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट विच हैज नाउ बीन अमेंडेड सेड दैट इफ लोकायुक्त सेटिस्फाइड ऑन द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट बीइंग सब्सटैंशिएटेड दैट ही शुड नॉट कंटिन्यू टू होल्ड द पोस्ट हेल्ड बाय, ही शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट इन हिज रिपोर्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु शैल एक्सेप्ट इट एंड एक्ट अपॉन इट, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर लोकायुक्त को लगता है तो फिर वो रिकमेंडेशन करता है उसको रिमूव करने का ये और एंड ऑल, एंड उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है ना। इफ द पब्लिक सर्वेंट इज चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ही शैल फोर्थ विथ रिजाइन हिज ऑफिस, ऐसा अभी जो नियम है वो कहता है। तो अब ये चीज़ उन्होंने यही कही केरला वालों ने कि भैया जब एक्ट में सेक्शन 14 ये कह रहा है कि ऐसा करना चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, बट प्राइम मिनिस्टर के केस में तो ऐसा नहीं करता है, वहाँ पे तो वो केस कर रहा है एनऑल कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ भी करनी चाहिए। अब आपको ऐसे बता दो एक चीज़ है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे है। जैसे केरला में 1990s में आ गया था ना, महाराष्ट्र में और पहले आ गया था, तो ये अलग अलग टाइम पे आया था, इस कारण से अलग अलग प्रोविजन हर जगह है, और केरला ने फाइनली ये चीज़ इसको रिमूव किया है। एंड इसके अलावा ऑथर का ये भी कहना है कि जो चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, इट होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेम्पलेट एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द गवर्नर टू विड्रॉ हिज प्लेजर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा केस नहीं बताता कि गवर्नर अपना प्लेजर हटा ले। इनफैक्ट जो सरकारिया कमीशन था उसने सजेस्ट किया था दैट गवर्नर कैन डिसमिस अ चीफ मिनिस्टर ओनली व्हेन ही लूजेस हिज मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो जब कुल मिलाकर के सरकारिया कमीशन ने क्लियर किया है कि केवल और केवल जब वो मेजॉरिटी लूज करेगा चीफ मिनिस्टर तभी वो हट सकता है, अदरवाइज वो नहीं रिमूव किया जा सकता इस तरीके से। तो फिर ये ऑलरेडी इसको वॉयलेट कर रहा था ये प्रोविजन कि लोकपाल के कहने पर उसको कर देगा, है ना, इसलिए भी इसको हटाया गया। तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हैं जिनको ऑथर ने बताया है कि क्या क्या चीज़ें गड़बड़ थी और लोकायुक्त एक्ट में क्यों उसको ऐसा अमेंड किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।